May I come in, sir? हाँ यस कमिंग। Good afternoon, sir. Good afternoon. बैठिए। बैठिए। Thank you, sir. नेहा जी आप अपना संक्षिप्त परिचय दें। जी सर, मेरा नाम डॉक्टर नेहा सिंह है। मैं मुरैना ज़िले से हूँ। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा अधिकतर राजगढ़ ज़िले से कंप्लीट की है। मेरा ग्रेजुएशन मैंने महाराणा प्रताप कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री एंड रिसर्च सेंटर ग्वालियर से 2017 में कंप्लीट किया है। वर्तमान में मैं डेंटल क्लिनिक संचालित कर रही हूँ। मेरी हॉबी संगीत सुनना और कुकिंग है। संगीत सुनना और जी किस तरह का संगीत सुनते हैं? सर, जो भी बॉलीवुड, अगर मैं जब फ्री रहती हूँ तो संगीत सुनती हूँ। नए पुराने? सर, जो भी मेरा मन करे, अधिकतर नए ही सुनती हूँ। अलौंदर खिचड़ी सर, खिचड़ी पकाती हैं? कोई स्पेशल हो नहीं है आपका? नहीं सर, नए चलो, नए कोई नए बात भी सुन लेती हूँ। कोई बात नहीं है। अच्छा अच्छा, तो आपको उसमें कोई ऐसा है जब आप फ्री माइंड होती है, किचन में हैं या कहीं हैं, जैसे कि आपने बताया कि आपकी हॉबी है कि खाना पकाना भी है ना, तो बहुत आप रिलैक्स मूड में हैं या अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कुछ गुनगुनाती हैं? नहीं सर, मैं सुनती ही हूँ। जो सुनती हैं, जी सर। गाती नहीं हैं? कोई बात नहीं, ठीक है। एक दंत चिकित्सक को अपने पेशेंट का इलाज करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? सर, पेशेंट को सबसे पहले हमें पेशेंट जो क्लिनिकल जो समस्या बता रहा है उससे हमें समझना चाहिए। उसके बाद पेशेंट को काम होके हमें पूरा ट्रीटमेंट समझाना चाहिए। पेशेंट को क्या क्या प्रोटोकॉल्स है वो समझाना चाहिए। आपको क्या दिक्कत है, कैसे ट्रीटमेंट होगा आपको, और आगे क्या सावधानियां बरतनी है वो भी बताना चाहिए। अच्छा, कई बार क्या होता है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे आ जाते हैं, कोई बच्चे भी, जवान भी, बूढ़े भी, हर तरह के पेशेंट आते हैं हमें को, फिर आप कैसे उनका ट्रीटमेंट करेंगे? सर, इस तरह की कंडीशन में पहले मैं पेशेंट की एडवर्स हैबिट के बारे में पूछूंगी। आप टोबैको च्यूइंग तो नहीं करते हैं? तो अगर पेशेंट बताता है कि हाँ टोबैको च्यूइंग की हैबिट है, तो मैं पेशेंट को सलाह दूंगी कि आप ये जो हैबिट है वो छोड़ दीजिए। इससे आपको माउथ कैंसर भी हो सकता है। और सर, माउथ ओपनिंग अगर पेशेंट की कम है तो मैं उन्हें फिजियोथेरेपी के लिए बोलूँगी। 2 फिंगर 3 फिंगर प्रैक्टिस करने के लिए बोलूँगी कि आप इस तरह से डेली 2 से 3 से 4-5 बार आप घर पर भी प्रैक्टिस करिए, जिससे आपकी माउथ ओपनिंग में काफ़ी सुधार आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, कई बार देखते हैं ना कि पेशेंट जब आपके क्लिनिक के अंदर आते होंगे तो आपका इंस्ट्रूमेंट बैठने के से वो सब देख के डर जाते हैं कई बार, है ना? नहीं नहीं नहीं, हम तो नहीं इलाज करेंगे, भाग जाएंगे, है ना? फिर उनका कैसे आप काउंसलिंग करेंगे, उनको कैसे तैयार करेंगे ट्रीटमेंट के लिए? सर, पहले मैं पेशेंट को काम करूँगी, बोलूँगी इन सब चीज़ों से आप डरिए नहीं। ये एक डेंटल ट्रीटमेंट के प्रोसीजर का एक हिस्सा है। इसके थ्रू आपका, अगर आपके दांत में कीड़ा है तो हम इसे इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ही निकालेंगे, उसमें ट्रीटमेंट करेंगे जिससे आपका दांत स्वस्थ हो जाएगा। और सर, अगर गम की प्रॉब्लम है तो पेशेंट को हम समझाएंगे कि जो ट्रीटमेंट है वो इन मशीनों के द्वारा ही संभव है। इस तरह से मैं पेशेंट को सर। अच्छा, रूट कैनाल ट्रीटमेंट किन किन दशाओं में करने की ज़रूरत पड़ती है? सर, अगर पेशेंट क्लिनिक पे पेन के साथ आया हुआ है और इन्फ्लेम्ड है पल्प, तो मैं पेशेंट को सलाह दूंगी कि आप पहले एक्सरे करवाइए। फाइनल डायग्नोसिस के बाद मैं पेशेंट को सलाह दूंगी। अगर पल्प इन्फ्लेम्ड है तो मैं पेशेंट को बोलूँगी आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट, नस का इलाज जिससे आसान भाषा में बोलते हैं, वो आप करवा लीजिए, तो आपका दांत स्वस्थ हो जाएगा और आप खाने में भी आपको सुविधा होगी। तो मैं देख रहा हूँ आजकल रूट कैनाल के बाद वो क्राउन भी लगाना पड़ता है ना? जी सर। तो उसमें क्या क्या सावधानियां बरतना होता है? सर, पेशेंट को अगर ग्रॉसली डिकेड टूथ है तो हम पेशेंट को सलाह देते हैं कि आप क्राउन, जो डेंटल लैंग्वेज में क्राउन बोला जाता है, जिससे नकली दांत जिसे बोलते हैं, जो आसपास के दांत हैं उसी कलर का दांत होता है, जिससे आप खाना आसानी से खा सकेंगे। मेस्टिकेशन जो फोर्सेस हैं वो बियर हो सकेंगे, इसलिए हम पेशेंट को क्राउन की सलाह देंगे। और एस्थेटिक के लिए भी अच्छा है, अगर पेशेंट स्माइलिंग जोन में है तो पेशेंट को ये सलाह देंगे कि आप जो दांत का कलर है उसी कलर में आप क्राउन लगवाइए। सर, मैं यही सलाह दूँगी पेशेंट को। तो कितने तरह के आते हैं ये? सर, मेटल में भी आता है और आजकल जो PFM क्राउन है, जिरकोनिया है, तो ये ज़्यादा ट्रेंड में है। और ये पेशेंट इसलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि ये दांत के जो आसपास का कलर है उसी के जैसे होते हैं, एस्थेटिक है। अच्छा अच्छा। यस सर। तो एक नॉर्मल पेशेंट कैसे जान सकता है कि कौन सा किसका है, कौन अच्छा है कौन खराब है? जी सर।
सो मैं पेशेंट को मैं बताऊंगी कि अगर आपका स्माइलिंग जोन में आपका क्राउन अगर आपको लगवाना है तो आप पीएफएम या जिरकोनिया क्राउन पे जाइए, जो कि आसपास के आपके दांत का कलर है उसी से मैच कर, उसी के कलर का है। इसलिए आप मेटल के लिए सर हम पोस्टीरियर जब दांत लगवाते हैं, पेशेंट के पास फाइनेंशियली पेशेंट इतना महंगा नहीं खर्च नहीं कर पाएगा, तो हम पेशेंट को सलाह देते हैं कि आप पीछे के दांतों में मेटल का दांत लगवा लीजिए। अच्छा अच्छा। वो स्माइलिंग जोन में नहीं तो होता। दोनों के मतलब परफॉर्मेंस एक जैसे होते हैं? जी सर, मेटल मेटल हो में या सिर्फ जिरकोनिया मेटल हो? है। जी 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 सर। सेम है। नहीं सर, जिरकोनिया में कोटिंग रहती है पोर्सिलिन की, तो जो दांत के कलर के जैसा ही होता है। अच्छा अच्छा, केवल ये अंतर आता है, आगे कोई उसका किसी का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ठीक बात है। सर साइड इफेक्ट में सर अगर पीएफएम क्राउन है उसमें कभी कभी जैसे दांत में से कोटिंग हट जाना, स्टील दिखने लगता है, इस तरह की समस्या आ सकती है। इस तरह की समस्या आ सकती है। ठीक है ना। और क्या और भी कोई समस्या आ सकती है इसके अलावा? सर मैं अभी तो याद अच्छा नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा बताइए, अगर किसी पेशेंट का ऐसी ज़रूरत पड़ गई है कि उसका दांत निकाल दिया जाए और वो इतना काबिल नहीं है कि वो आर्टिफिशियल दांत लगवा सके, फिर उसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सर इसके लिए रिमूवल पार्शियल डेंचर भी आते हैं जो रेट्स में कम रहते हैं फिक्स के। अच्छा अच्छा, मतलब उसका भी कुछ ना कुछ उसके मतलब चार्जेस थोड़े से कम रहते हैं। कम रहते हैं उसके। जी सर। चलिए आप मेरे अंतिम प्रश्न का उत्तर दीजिए कि कई बार हम देखते हैं कि आप ब्रश मत करिए लेकिन कुछ भी खा लीजिए तो मुंह से बदबू नहीं आती है, दांत की सफाई हो जाती है। और अगर आपने ब्रशिंग किया हो और कुछ खाए नहीं है और लगातार घंटे 2 घंटे 3 घंटे बोलते हैं तो मुंह से बदबू आने लगती है, इसके पीछे क्या रीज़न होता है? सर मैं प्रॉपर आंसर अभी नहीं सोच पा रही। क्या नहीं सोच पा रहे? तो जैसे सलाइवा, जब भी हम बात करते हैं खाना, सलाइवा तो बनता है ना, कई सलाइवा तो इसका रीज़न नहीं है? जैसे सर सलाइवा हो सकता है गम डिसीजेस की वजह से भी मुंह में से बदबू आना, जिसको पेशेंट को पायरिया की समस्या होती है तो उसको मुंह से स्मेल आना जब वो बातचीत अच्छा ठीक है, अभी आपने कहा पायरिया की शिकायत होती है, पायरिया की कब दिक्कत आती है ये पायरिया वाली? जी सर, सर पेरिडोंटल डिसीज, जब पेरिडोन्शियम में इन्फेक्शन हो, पॉकेट फॉर्मेशन हो, क्लिनिकल अटैचमेंट लॉस हो पेशेंट को, तो सब ठीक मैडम। नेहा, आपने लिखा है इसमें कि विशेष योग्यता में या कार्यान्वयन में ग्रामीण क्षेत्र में मरीजों की ओरल स्क्रीनिंग, तो जब आप करते हैं तो किस प्रकार के पेशेंट आपको सामने नज़र आते हैं? जब मैंने क्या क्या तकलीफें होती हैं? जी मैम, मैंने क्लिनिकली डायग्नोज जब किया पेशेंट को, सबसे मेन समस्या पेशेंट को डेंटल केरीज है, पायरिया की समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा मिलती तो है। ग्रामीण क्षेत्रों में पायरिया की समस्या ज़्यादा क्यों देखने को मिलती है? मैम क्योंकि पेशेंट अवेयर नहीं होता है ओरल हेल्थ को लेके, इसलिए प्रॉपर ब्रशिंग ना करना, इसकी वजह से भी पायरिया की समस्या हो सकती है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में तो ये मतलब परंपरा रहती है कि सुबह उठकर हमको नहाना है ना, ब्रश करना है, नहाना है, साफ़ सफाई, तभी हम कुछ खाएंगे पिएंगे, पूजा हो करना है। तो फिर ये ग्रामीण क्षेत्र में साफ़ सफाई ऐसा तो नहीं है कि साफ़ सफाई तो रहती है? दांतों की अपनी खुद की तो सफाई करते हैं, नहाते धोते हैं, है ना, अपने दांतों की सफाई भी करते हैं। आजकल तो बच्चे ब्रश कर रहे हैं। नीम की दातून है, जिनके पास मान लीजिए ब्रश खरीदने के लिए मान लीजिए थोड़ा आय का स्तर कम है, तो नीम की दातूनें रहती हैं। फिर आपने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की ग्रामीण क्षेत्रों में ही ये क्यों होता है? पायरिया कम्युनिकेबल डिसीज तो नहीं है? आप क्या मानती हैं? इसमें मीटर इन्फेक्शियस डिसीज़ है ये पायरिया। अच्छा, एंटामीबा जिंजीवाइटिस के बारे में सुना है आपने? हाँ यस मैम। क्या है ये? सॉरी मैम, मैं अभी याद नहीं कर पा रही हूँ। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रोटोजोन्स जिंजीवाइटिस, एंटामीबा। यस मैम। तो इससे पायरिया का किसी प्रकार का कनेक्शन है क्या? मैम पी जिंजिवालिस जो है जिंजाइवा में सबसे ज़्यादा कॉमनली अफेक्टेड इसी से होता है, पी जिंजिवालिस, पी इंटरमीडिया, इससे गम्स की डिसीजेज होती हैं। तो ये एक से दूसरे में कैसे जाता है? मैम बाय टॉकिंग, जब बात कर रहे हैं सलाइवा से इन्फेक्शन हो सकता है। तो सलाइवा जो है वो तो एसिडिक उसका पीएच होता है, तो ये एसिडिक पीएच से ये नष्ट नहीं होता, नुकसान नहीं होता इसको कुछ? चलिए ठीक, इसको देखिएगा एक बार, है ना, कि इसका इन्फेक्शन लोगों में आखिर होता कैसे है। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने बोन ग्राफ्ट के बारे में पढ़ा होगा,
करते हुए होंगे, आप करते हैं बोन ग्राफ्ट? नहीं करते। क्या होता है बोन ग्राफ्ट? मैम पेशेंट को अगर बोन लॉस हो चुका है तो उसको फ्लैप सर्जरी के थ्रू जो पेशेंट की बोन हीलिंग करते हैं, इसका अटैचमेंट लॉस कम हो जाता है, 3 वॉल्ट 2 वॉल्ट। तो मैम पेशेंट को ये सर्जरी बोन ग्राफ्ट देते हैं जिससे मूवेबिलिटी जो है वो कम हो जाए दांत की। अच्छा, स्टेम सेल के बारे में सुना है? क्या होते हैं स्टेम सेल? मैम सुना है बट मैं अभी अच्छा, दांतों का हम निर्माण कर सकते हैं स्टेम सेल से? नो मैम। नहीं। तो स्टेम सेल, चलिए ठीक है, आपने भी इसके बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ा ही नहीं है तो क्या पूछूं इससे। अच्छा, ये बताइए, अगर मैं फ्रैक्चर की बात करूं तो जो फ्रैक्चर है उसके प्रकार बता दीजिए। मैम मैंडिबल में फ्रैक्चर होता है, और अगर मैक्सिला में तो ली 41, ली 42, ली 43 टाइप ऑफ फ्रैक्चर प्रेजेंट होते हैं। और मैंडिबल में मैम अगर रेमस फ्रैक्चर, एंगल फ्रैक्चर, जिस पार्ट पे फ्रैक्चर होता है बोन के उसके अकॉर्डिंग नाम है। कॉन्डाइलर फ्रैक्चर, कोरोनेट फ्रैक्चर, तो सबका ट्रीटमेंट करने का तरीका जो है वो सिमिलर होता है कि अलग अलग होता है? अगर मैम इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन देते हैं हम पेशेंट को, अगर बोन फ्रैक्चर है मैंडिबल, जिससे दांतों को ऊपर नीचे तारों से बांध दिया जाता है, मूवमेंट नहीं होती है, जिससे बोन जल्दी हील होती है फ्रैक्चर। ओके। अच्छा, ऑस्टियो रेडियो नेक्रोसिस की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है? मैम इट इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ अ बोन ड्यू टू रेडिएशन एक्सपोजर। जो पेशेंट कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनमें ये ज़्यादा देखी जाती है। तो इसकी रोकथाम किसी तरीके से संभव है? अब मान लीजिए किसी को कैंसर है तो वो ट्रीटमेंट तो ले गई, तो फिर इसका किसी भी तरीके से मतलब रोकथाम, या फिर हम मतलब ये ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना हो, तो कुछ संभव है तरीके? मैम मैं अभी याद नहीं कर पाऊँगी, जरूर पढ़ूँगी इसके लिए। ठीक है। अच्छा, ये बताइए आप कि अगर मैं आपसे बात करूं कि आपने इसमें लिखा है आप खाना बनाते हैं ना पाक कला में, तो कुछ ऐसे फूड के नाम बताइए जो हमारे दांतों के लिए लाभदायक होते हैं। कैल्शियम रिच जो मिल्क है, जो कैल्शियम जिसमें प्रचुर मात्रा में रहता है, वो हमें अपनी डाइट में लेना चाहिए, करना चाहिए। हाँ, इसके अलावा खट्टे फल है, विटामिन सी होता है, सिट्रस फ्रूट है, उन्हें अपनी डाइट में हमें तो सिट्रस फ्रूट में कौन सा विटामिन होता है? मैम विटामिन सी। विटामिन सी। इसके अलावा मैम प्रोटीन भी हमें अपनी डाइट में लेना चाहिए। विटामिन ए भी हमें अपनी डाइट। विटामिन ए से दांतों का क्या संबंध है? मैम ओरल हेल्थ से विटामिन ए का संबंध है? मैम इनेमल हाइपोप्लेजिया का मेन कॉज विटामिन ए की डिफिशियंसी से भी होता है, और डिले इरेप्शन होता है इससे। एंड इनेमल जो है प्रॉपरली फॉर्म नहीं होता है, जिससे हाई पल्प हॉर्न, और इनेमल थिन होता है, दांत वीक रहता है। ओके। मेरा एक और प्रश्न है आपसे। अच्छा, बताइए कि हमारे जो ओरल, अगर मैं बात करूं एलर्जी, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? सॉरी मैंने नहीं पढ़ा। एलर्जी क्या होता है? नॉर्मली एलर्जी बताइए क्या होता है? किसी भी बाहरी स्टिमुलस से अगर पेशेंट की इम्यूनिटी पे कुछ रेडनेस या इन्फ्लेमेशन स्किन पे दिखे, तो उससे हम। आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आया जिसके मतलब मुंह के मतलब हिस्से में या अंदर किसी भी भाग में किसी एलर्जी हो रहा हो? कोई पेशेंट? मैम अल्सर पेशेंट जो रहते हैं, और मैम रेडनेस, इन्फ्लेम जिंजाइवा। तो ये रेडनेस भी एलर्जी में ही आ गया। हाँ, तो उसका आप ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? मैम पेशेंट को हम सलाह देते हैं कि आप क्लोरेक्सिडीन माउथ वॉश यूज़ कीजिए, ओरल हाइजीन को मेंटेन रखिए, प्रॉपर ब्रशिंग करिए। अगर अल्सर है तो हम एनाल्जेसिक्स और एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को, जिससे वो जल्दी ठीक हो सके। ठीक है सर। अच्छा नेहा मैम, आपने यहाँ पे लिखा था शासकीय सेवाओं नियोजित होने का उद्देश्य है आपका ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को दंत सुविधा देना। तो बताओ, आप प्राइवेट हो, आप गांव में भी कर सकती हैं मैडम। आप जाइए गांव में अपनी, आप उसमें शिविर लगाती हैं अभी गांव में? अभी नो सर, अभी नहीं। तो आप तो शिविर आप लगा नहीं रही, प्राइवेट हो, आप वीकली भी जा सकती हैं आप, तो ये तो उद्देश्य आपको वहाँ पे भी पूर्ण हो सकता है। सर, जो हमारे समाज वर्ग में जो आर्थिक रूप से जो पेशेंट जिनकी पहुंच प्राइवेट क्लिनिक तक संभव नहीं है, गरीब वर्ग है, उनको मुझे MPPSC ज्वाइन करके उनकी सेवा का अवसर मुझे प्राप्त होगा, इसलिए मैं MPPSC। मैं भी वही बोल रहा हूँ मैडम, आप प्राइवेट हैं, आप अभी स्वतंत्र हैं, आप कहीं भी जाने के लिए आप अपना क्लिनिक है, जैसे 7 डेज बैठती हैं आप, 5 डेज 6 डेज जितने बैठती होंगी आप, उसमें गाँव जा सकती हैं ना, आप शिविर लगा सकती हैं। अभी आपने कब से शिविर नहीं लगाया गाँव में? सर अभी तो 2 इयर्स, तो मैं जब से ग्वालियर मैंने क्लिनिक। हाँ, तो 2-3 साल से नहीं लगाया आप मतलब कॉन्ट्रडिक्टिव हो रहा है ना ये जो आप जो लिख रहे हो ये। ठीक है, कोई इशू नहीं, ठीक है।
आपके सब्जेक्ट से बात कर लेते हैं मैम। इसमें बायोलॉजी क्या होता है मैडम? सॉरी सर, वायरोलॉजी। बायोलॉजी, सॉरी सर मैं अच्छा अच्छा, ठीक है। ऑस्टियोलॉजी सुना है आपने? यस सर, ऑस्टियोलॉजी बोन से रिलेशन, तो बोन से रिलेटेड क्या बीमारी है, क्या क्या है? स्टडी ऑफ अच्छा, दांतों का भी इसमें अध्ययन करते हैं क्या? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में मैंडिबल बोन, मैक्सिला बोन, जो बोन है जो उनकी स्टडी करते हैं। तो दांतों का अध्ययन भी ऑस्टियोलॉजी में आता है? नहीं मैम, बोन की जो अध्ययन है वो मैं ऑस्टियोलॉजी। दांतों का पूछ रही थी आपसे। अच्छा, दांतों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ये बता दो फिर सर को बता। इसमें मैंने पढ़ा है बट मैं अभी आप दंत आप चिकित्सक हैं तो आप आपसे वही हो अपेक्षा है, आप मैडम, बताइए। दांतों का अध्ययन करते हैं। मैम दांतों के ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी, ठीक है मैम। अच्छा ठीक है, एटियोलॉजी क्या होती है? एटियोलॉजी ट्रीटमेंट्स होते हैं ना मैम ट्रोमेटाइज टीथ के लिए, तो उनको टर्मिनोलॉजी। यस सर, एटियोलॉजी सर किसी भी कोई भी रिस्क फैक्टर है जिससे बीमारी और बढ़ती है, उससे जो कॉज है उसका जिसकी वजह से हो रही है उससे एटियोलॉजी बोलते हैं। अच्छा, ट्रोमेटाइज टीथ कैसे हो सकते हैं? कितने प्रकार से हो सकते हैं ट्रोमेटाइज यस टीथ? सर, ट्रोमेटाइज टीथ में फ्रैक्चर हो सकता है, जर्क, अगर एक्सीडेंटल केसेस में इसमें टीथ ट्रोमेटाइज होता है। अच्छा अच्छा मैम, ट्रोमेटाइज कोई टीथ है जैसे, तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? मेल का है या फीमेल का है? वो रहता है ना मैडम, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया है या आपदा आ गई कोई, तो उसमें एज आइडेंटिफाई भी हो जाता है, यस सर। जेंडर भी हो जाता है टीथ से, तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? सर फॉरेंसिक साइंसेज जो है इसके लिए एज डिटर्मिनेशन और सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए एक ब्रांच, स्पेशलाइज्ड ये तो ब्रांच मैंने बहुत आगे की स्टेज हो गई, जैसे अपन तुरंत देख के बता देते हैं ना। मान लीजिए कि मॉर्फोलॉजी, हाँ। मॉर्फोलॉजी हाँ, मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग बता देते हैं ना। स्कल अकेला मिला है, पूरा स्केलेटन नहीं मिला है, हाँ। ठीक है। कहीं मान लीजिए भूकंप आया, कहीं पे कहीं स्कल मिला इतना इतना, तो कैसे पता लगाएंगे देख के इसे ये मेल का है कि फीमेल का है? यस मैम, अगर मैंडिबल, अगर महिलाओं में मैंडिबल और पुरुषों में मैंडिबल ज़्यादा ब्रॉड मिलेगा और महिलाओं में उतना ब्रॉड नहीं होगा। बच्चों में आइडेंटिफिकेशन बोन जो है छोटी होगी साइज़ में, मॉर्फोलॉजी में भी डिफरेंस होगा, टीथ की मॉर्फोलॉजी में डिफरेंस होगा। हम अगर बच्चों का अगर बड़ों का देखा जाए तो नंबर ऑफ टीथ में डिफरेंस हो सकता है, उनके परमानेंट टीथ उतने नहीं होंगे, बड़ों एडल्ट्स में परमानेंट टीथ होता है। ठीक है मैडम, एक मिल्क टीथ होते हैं मैडम, बच्चों में आते हैं, तो ये कितने होते हैं? इसका फार्मूला क्या होता है? सर 20 टीथ होते हैं, हाँ मिल्क टीथ, ABCDE से हम डिफाइन करते हैं। हाँ, तो कितने होते हैं उसका फार्मूला बताइए ना आप हमको। सर आप डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फार्मूला होता है ना मिल्क टीथ का। सॉरी सर, मैं अभी रिकॉर्ड नहीं कर पा। अच्छा, तो अपन लोगों को एडल्ट का बता दीजिए, एडल्ट का पता है? ओवर सर जो कैल्शियम हाइड्रोक्सीएपेटाइट का, नहीं, मोलार फार्मूला अलग होता है ना, मोलार फार्मूला तो अपने वो 11-12 में पढ़ा हुआ हो तो। अच्छा, कंप्लीट बता दीजिए। सर मैम 1 2 3 4 क्वाड्रेंट डिफाइन करते हैं, और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट रहता है वो क्वाड्रेंट 1 2 3 4 होता है, और जो सेकंड डिजिट होता है वो टूथ नंबर को डिफाइन हाँ। करता है। अच्छा, टीथ कितने प्रकार के होते हैं फिर मैडम? सर एनटीएस में इंसाइजर्स हाँ, ठीक होते हैं, है। कैनाइन्स, प्रीमोलर्स होते हैं और मोलर्स होते हैं। ठीक है, पहले कौन से होते हैं? सर इंसाइजर्स पर ठीक है, सेंट्रल। थैंक यू मैम। अब मुझे डिफरेंस बता दीजिए प्राइमरी और सेकेंडरी हेमोरेज के बारे में। प्राइमरी टीथ 20 हेमोरेज, हेमरेज, सॉरी मैम। ठीक है। अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है और 7 mm पॉकेट आप डायग्नोस करते हैं उसको, और ग्रेड 2 मोबिलिटी है, तो आपका पॉसिबल ट्रीटमेंट क्या होगा इसमें? आप एक्सट्रैक्ट करेंगे या उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, कंजर्व करेंगे टूथ को? तो मैम प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे इस पेशेंट को। तो ग्रेड 2 मोबिलिटी के केस में ये पॉसिबल है? यस मैम। जी। अपसेस क्या होता है? अपसेस फॉर्मेशन किस कंडीशन में होता है? और उसका मैम जब possible पल्प management? इन्फ्लेम्ड होता है और एपेक्स पे पस फॉर्मेशन होने लगता है, उसे हम एप्सिस बोलते हैं। एनाफाइलेक्सिस की सिचुएशन जो होती है, एनाफाइलेक्सिस शॉक, वो किस ट्रीटमेंट के ड्यूरेशन में पॉसिबल है और उसका मैनेजमेंट? सॉरी मैंने नहीं पढ़ा। ठीक है। एली टॉक्सिसिटी के बारे में पढ़ा है आपने?
अच्छा, पॉसिबल डोज बता दीजिए एलई के लिए, मैक्सिमम सेफेस्ट डोज क्या होता है एलई का? मैम विदाउट एड्रेनालिन 4.4 mg एंड विथ एड्रेनालिन 7. ठीक है, ये देखते हैं कि जो इंफीरियर एल्वुलर नर्व ब्लॉक है उसमें अगर इंजरी आती है तो उसके पॉसिबल कॉज क्या होते हैं, और ऐसा ना हो तो उसके लिए पॉसिबल प्रिकॉशंस क्या होंगे? मैम व्हेन वी गिव inferior alveolar nerve block, trismus is main cause. जब पेशेंट माउथ ओपन नहीं कर पाता है एंड हम पेशेंट को ये सलाह देंगे कि आप मेडिकेशन देंगे पेशेंट को और कुछ दिन बाद ये ठीक हो जाएगा. जी, इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में बता दीजिए कुछ. मैम मोस्ट कॉमन कॉज जो डेंटल प्रोसीजर में होता है वो सिनकोप है. उसमें पेशेंट अनकॉन्शियस ट्रांजिएंट इमरजेंसी ड्रग्स मैम. सॉरी मैम अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे. अच्छा, पेशेंट को अगर पेनिसिलिन एलर्जी है, पेनिसिलिन हम एंटीबायोटिक्स मोस्ट कॉमन, तो अगर वो नहीं एलर्जी है तो पॉसिबल अनदर चॉइस क्या हो सकती है ड्रग की? इसमें हम पेशेंट हम क्लेरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं पेशेंट को, एजिथ्रोमाइसिन, अगर पेशेंट पेनिसिलिन से एलर्जिक है तो. ठीक है, जिंजिविटिस के केस में एंटीबायोटिक का चॉइस क्या होगा आपका? मैम इन जिंजिविटिस वी विल प्रिस्क्राइब अमोक्सिलिन, मेट्रोनिडाजोल प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को. ठीक है, ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शन के केस में? सॉरी सर. ठीक. जी नेहा जी, आपका सिलेक्शन क्यों किया गया? सर आई एम सेंसिटिव, रिजिलियंट, मैं से स्ट्रेसफुल कंडीशन में भी काम करने के लिए कैपेबल हूँ, इसलिए मेरा सिलेक्शन. तो एक डॉक्टर तो एक ये तो कॉमन बात है, हर डॉक्टर में अगर वो सेंसिटिव नहीं है तो पेशेंट का इलाज कैसे करेगा? संवेदनशील होना तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है. तो फिर आप में ऐसा क्या है कि मैं आपका सिलेक्शन करूँ? सर मैं पेशेंट की समस्याओं को ज़्यादा समझने की कोशिश करूँगी, उनको जो भी दिक्कत हो रही है उनसे ट्रीटमेंट करने की कोशिश करूँगी पेशेंट को. तो एक डॉक्टर जब तक ये समझेगा नहीं वो ट्रीटमेंट क्या करेगा? ठीक है, नेहा जी आप जा सकती हैं. थैंक यू सर. थैंक यू सर.